नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और संसद टीवी में आज का मुद्दा है राष्ट्रीय एकता दिवस। आज का मुद्दा है सरदार पटेल का 150वां जन्म दिवस, उनकी 150वीं जयंती। दरअसल इतिहास की किताबों में जब हमसे सवाल पूछा जाता रहा है कि भारत का बिस्मार्क कौन था, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि बिस्मार्क कौन था। जवाब है जर्मनी का वो नेता जिसने बिखरे हुए जर्मनी को एक कर दिया। आज के जर्मनी में 16 राज्य हैं। इस देश का एकीकरण बिस्मार्क ने कर उसे आधुनिक जर्मनी का रूप दिया। इसके उलट आप देखिए भारत कितना बड़ा था। आज जर्मनी की आबादी 8.5 करोड़ से भी कम है, जबकि भारत की आबादी 140 करोड़ के पार जाने को है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप सोचना शुरू कीजिए कि सरदार पटेल ने जिस भारत का एकीकरण किया वो कितना बड़ा था। जब वो इस महान राष्ट्र के एकीकरण का काम कर रहे थे, उस वक्त का भारत 562 राज्यों में बिखरा हुआ था, जिनके अपने अपने राजा थे और अपने अपने कानून। क्योंकि हमने जिस हिस्से को अंग्रेजों से मुक्त किया था वो तो महज भारत का 40% ही था, जिस पर अंग्रेज सीधे शासन करते थे। और फिर जब वो भारत को छोड़कर गए, तब वो उन 562 राजाओं को भी उकसा कर चले गए जो भारत का आसानी से हिस्सा बन सकते थे। वो उन्हें कई विकल्प देकर गए, और ये विकल्प भी कि अगर वो चाहें तो ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा भी रह सकते हैं या खुद को एक देश घोषित कर सकते हैं। ऐसे में भारत का ये लौह पुरुष बिना विचलित हुए भारत की विजय यात्रा पर निकल पड़ा, भारत के एकीकरण की यात्रा पर निकल पड़ा और पूरे देश को एक कर दिया और बन गया भारत का सरदार। और भारत के इस सरदार की महान गाथा को आज हमारे साथ जो मेहमान साझा करेंगे उनका तारुफ मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर हिमांशु कुमार चतुर्वेदी हैं, आप निदेशक हैं शिमला में, और प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह हैं हमारे साथ, आप कुलपति हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। और इस पूरी की पूरी चर्चा को शुरू करने से पहले सरदार पटेल को लेकर के देश के प्रधानमंत्री के जो भाव हैं वो क्या रहे हैं, पहले उन्हें सुनते हैं। सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। आने वाले 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाएगा। ये भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देशवासियों की कार्यांजलि है। 2 वर्ष का ये उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। ये अवसर हमें सीख देगा कि असंभव से दिखने वाले काम को भी संभव बनाया जा सकता है। और इसे लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो कहा है, जो देश की राष्ट्रीय एकता का मसला है, उसे लेकर जो उन्होंने अपने भाव रखे हैं, उसे भी हमें सुनना चाहिए। इस बार रन फॉर यूनिटी को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। उसके बाद देश का प्रत्येक नागरिक देश की एकता और अखंडता के लिए शपथ लेने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस बार विशेष 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भारत पर्व का आयोजन एकता नगर में किया है, जो 1 नवंबर से 15 नवंबर
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक चलेगा और 15 नवंबर को जनजाति संस्कृति और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक भव्य कार्यक्रम के साथ इसका, जिसमें देश भर की जनजातियों के सांस्कृतिक विविधताएं, खाद्य परंपराएं, पोशाक की परंपराएं, शिल्पकला, लोक कला और संगीत का एक अद्भुत समन्वय बनाया जाएगा। बिल्कुल। और यूनिटी फॉर रन फॉर यूनिटी जो है उसे लेकर के देश के गृह मंत्री ने कि उसे हम बहुत बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करें, देश की राष्ट्रीय एकता को हम बहुत लार्ज स्केल पर, बड़े कैनवस पर सेलिब्रेट करें, ये हमारा भाव भी है और भाव भूमि भी। इस चर्चा को हम शुरू करते हैं और हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु कुमार चतुर्वेदी हैं। यहाँ से हम इस चर्चा को डॉक्टर साहब हमें शुरू करना चाहिए। और ये पूरी बातचीत मैंने जहाँ से शुरू की थी, इतिहास के जिस सवाल से शुरू की थी, मैं उसी के साथ इस चर्चा को फिर एक बार आगे बढ़ाना चाहूँगा। और मैंने इतिहास के सवाल से शुरू की थी कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, लेकिन भारत जितने बड़े भारत का एकीकरण सरदार पटेल ने किया, उससे लगता ऐसा है मुझे कि वो जो सवाल है, उस सवाल को करने वाले जो लोग थे, लिखने वाले सवाल जो लोग थे, या जो उसे पूछने वाले जो लोग थे, जिन्होंने इतिहास की किताबों में उस सवाल को पूछा, मेरा उन पर एक सवाल है कि सवाल शायद ऐसे होना चाहिए था कि जर्मनी का सरदार कौन था? डॉक्टर साहब जी, सवाल इसलिए नहीं ये किया किताब लिखने वालों ने, जिनकी ओर आपने बहुत शाइस्तगी से इशारा किया जी, कि पश्चिम के इतिहास को आधार मान करके और उनके नायकों की प्रस्तुति, इसमें कोई गुरेज नहीं, कोई खराब बात नहीं कि आप जो नायक है वो नायक है, उसको हर विषय में उसके विषय में जानना चाहिए। हाँ, लेकिन जो चुनौती सरदार पटेल के समक्ष थी, आप उस चुनौती का अनुमान बगैर पृष्ठभूमि में जाए हुए लगा ही नहीं सकते। और वो इतनी गंभीर है कि आगे चलकर के ये कहा गया कि शायद सरदार पटेल 10 बिस्मार्क का सम्मिश्रण थे। बिल्कुल, ऐसे ऐसे कई जर्मनी छोटे पड़ जाएंगे। कैसे, जहां बस वो आपके प्रश्न में ही वो उत्तर भी छुपा हुआ था। और आप समझिए कि जरा बस अनुमान लगाइए तो बिल्कुल रूह कांप जाती है कि 1946 में 45 में चर्चिल कह रहा है कि इतने टुकड़े होंगे भारत के जिस दिन हम भारत को छोड़ेंगे। और अमेरिका के जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं वो 1947 से 1965 तक लगातार यही बात कह रहे हैं वो कि वेट करते रहे कि भारत टूट क्यों नहीं रहा है, इसका विखंडन क्यों नहीं हो रहा। और इस विखंडन की पूरी जो गाथा है वो 19वीं शताब्दी का औपनिवेशिक तंत्र जो काम कर रहा है भारत में, वो उस विखंडन की गाथा को तैयार कर रहा है, जिसको कि बाल्कनीकरण कहा जाता है। कि भारत का बाल्कनीकरण, ये बाल्कनीकरण शब्द जो है ये भी ऑटोमन साम्राज्य जो बिखरा वहां से निकला है ये शब्द। बिल्कुल। तो भारत के विषय में ठीक यही था कि इसका बाल्कनीकरण हो जाना है और इतने टुकड़े होंगे कि आप जिसको गिन नहीं पाएंगे। इस पृष्ठभूमि में जाकर के जब आप सरदार पटेल को हम लोग देखते हैं और ऐतिहासिक जड़ों को खंगालते हैं जाकर के, तो ये चुनौती जर्मनी से कहीं बड़ी चुनौती है। और दूसरी इसकी खासियत ये है कि सरदार पटेल ने स्वयं ये कहा कि ये जो राज्यों का एकीकरण किया गया है 562 या कहीं कहीं 565 राज्य भी बताए जाते हैं, कि इनका जो एकीकरण किया गया है, ध्यान दीजिएगा मैं उन्हीं के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, कि ये रक्तहीन क्रांति हुई है। बिल्कुल, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन उन्होंने कहा। कोई रक्तपात नहीं हुआ, कोई खून नहीं बहा। जो जर्मनी में जो हुआ वहां तो रक्तपात बहुत ज्यादा है, वो उनकी अलग परिस्थितियां थी। तो कल्पना करना कठिन है कि क्या चुनौती थी सरदार पटेल के सामने और किस तरीके से इन राज्यों का वो सिर्फ एकीकरण ही नहीं कर रहे हैं, उनको भारतीय संघ में ही नहीं ला रहे हैं। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दो चीजें हो जाती हैं अगर गंभीरता से देखा जाए या सोचा जाए, कि
ये सिर्फ जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटीग्रेशन प्रोसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिफिकेशन, बिल्कुल। कि भारतीय संघ में उनकी संरचना कैसे की जाए। ये जो सरदार पटेल का कंट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये कहीं नहीं मिल सकता। समूचे विश्व के इतिहास को ढूंढ लीजिएगा, इतना बड़ा योगदान मिलने नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। बिल्कुल। और उसके साथ साथ तीसरी चीज जो लगी हुई है इंटीग्रेशन और यूनिफिकेशन के साथ, वो है उनकी देन, जो संघीय व्यवस्था, जो फेडरल सिस्टम उन्होंने दिया भारत के अंदर, जो भारत को एक रूप में रखने का काम करता है प्रशासनिक तौर से। भारत तो हमेशा ही एक रहा है। तो इन तीन चीजों को जब बांटिएगा तो दिखाई देगा कि कितना बड़ा योगदान है सरदार पटेल का। और इस जो 1947 के पश्चात भारत के निर्माण में जो उनका योगदान है, बिल्कुल। शायद मैं आऊँगा आपकी तरफ एक बार फिर डॉक्टर साहब। जी। प्रोफेसर श्री प्रकाश हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक भारत और श्रेष्ठ भारत और 1947 तक विकसित भारत के ऊपर जो सरदार का कर्ज है, उस कर्ज को चुकाने का क्या तरीका हो सकता है भारत की नई पीढ़ी के लिए? क्या श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि हो सकती है उनके लिए? रामवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल बहुत उत्तम सवाल है। हम सभी प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ, एक बड़े स्वप्न के साथ भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। अंग्रेजों की जो राजनीति थी, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ूंगा। जब 1931 में उन्होंने बटलर कमेटी बनाई, जिसने सभी रजवाड़ों का, राजाओं का, उनके क्षेत्रों का एक तरह से आकलन सा किया, और 562 रजवाड़े उसने लिखित रूप में दिए। तो यानी 1931 से अंग्रेजों ने जो रजवाड़ों की व्यवस्था थी उनको एक तरह से पोषित करने का प्रयास किया, उसमें अलगाव का बोध डालने का प्रयास किया कि आप आगे चल करके आप अपने महत्व को बनाए रखें, या आप एक अलग संस्था के रूप में, अस्तित्व के रूप में बने रहें। और बिल्कुल सही कह रहे थे चतुर्वेदी जी कि इतिहास में सरदार पटेल जैसा कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है जिसने इतना बड़ा काम एक सीमित समय में कर दिया और देश को एकत्र ही नहीं किया, उसमें एक जो सांस्कृतिक आत्मा है उसका भी संचार कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने किया। कश्मीर अगर नेहरू जी का हठ नहीं होता तो देश को कश्मीर के रूप में इतनी बड़ी चुनौती न मिलती, जिसका निराकरण वर्तमान मोदी सरकार ने 2019 में किया। आसे तू हिमाचल ही तो उस तरह से सरदार पटेल, मतलब जिस तरह से सरदार पटेल को कश्मीर के मामले से अलग किया गया, जिस तरह से शेख को सुविधाएं दी गई, उन प्रश्नों का जब हम उत्तर ढूंढते हैं तो लगता है कि अपने ही नेताओं के द्वारा इस देश को छल लिया गया। दूसरा प्रश्न जो आपने विकसित भारत का किया, देखिए जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से तेजी से हम शिक्षा में बदलाव कर रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी युवा पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं, उसको स्किल्ड एजुकेशन की तरफ ले जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छठी क्लास से आगे की क्लासेस में स्किल कर बहुत जोर दे रही है। तो आज जो बच्चा छठी क्लास में यानी 11 वर्ष की उम्र का है, 12 वर्ष की उम्र का है, वह 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद अपनी युवा तरुणाई पर होगा और उसका विवेक देश के लिए, समाज के लिए, इसके विकास के लिए सन्नद्ध भी होगा, जागृत भी होगा। तो मेरा यह मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो संकल्प देश को विकसित बनाने का लिया गया है वह जरूर पूरा होगा। और जो स्वप्न सरदार ने देश को एक करते हुए देखा था कि यह देश विपन्नता से मुक्त हो, दरिद्रता से मुक्त हो, गरीबी से मुक्त हो, वह सारे स्वप्न
2047 तक यह भारत अपनी आंखों से देख सकेगा और महसूस कर सकेगा। बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु, जो भारत के सरदार ने जिस भारत का एकीकरण किया, कालांतर में हमने देखा कि उस भारत में कुछ तत्वों ने सेंध लगाने की भी कोशिश की। वो कितने सफल रहे, कितने असफल रहे, और वर्तमान में उनकी गति और दुर्गति और स्थिति क्या है? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। अ, भारत में सेंध लगाने का जो एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य शुरू हुआ, वो तो कश्मीर का जिक्र अभी किया ही प्रोफेसर श्री प्रकाश जी ने। वहां पर भी मैं वहीं से बातचीत चलिए शुरू कर लेते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा कि कश्मीर का मुद्दे के साथ साथ एक और बड़ा भयावह मुद्दा था हैदराबाद का। बिल्कुल जी, अगर हैदराबाद के मुद्दे पर सरदार पटेल ने जिस प्रकार का सख्त निर्णय लिया वो ना लिया गया होता तो वह मुद्दा भी आज उतना ही ज्वलंत होता जितना कश्मीर का है। और उसी बीच में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से कश्मीर के मुद्दे को हटाया गया, जिसके चलते जिस प्रकार से सरदार पटेल उसका चाहते थे उसकी हैंडलिंग वो नहीं हो पाई। अब उसके बाद जिस सशक्त भारत का वो निर्माण कर रहे हैं, उस भारत के निर्माण में ये चुनौतियां आएंगी। कहीं कोई क्षेत्रवाद को बढ़ावा देगा, कहीं कोई भाषाई विवाद को उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, कहीं कोई विदेशी ताकतें जो हैं वो उत्तर पूर्व में उत्पाद करेंगी, कभी पंजाब में उत्पाद करेंगी, और फिर अब होते 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 चिकन नेक तक आकर के खड़ा हो गया। ऐसा एक बड़ा लंबा दौर चुनौतियों का भारत के समक्ष है। जिस फेडरलिज्म की मैं आपसे बात कर रहा था, और हमें नक्सलिज्म को भी नहीं भूलना चाहिए। नक्सलिज्म को तो भूल ही नहीं सकते। उस पर तो वर्तमान सरकार ने खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ में गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी का जो निरंतर जो रुख है उसको लेकर के, उस पर भी बड़ा आश्चर्य होता है कि कुछ लोग उसको भी उसकी भी आलोचना करने से नहीं चूक रहे हैं। पता नहीं कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या है। तो इस नक्सलिज्म को जोड़िए या आतंकवाद की समस्या को जोड़िए, जिस पर कि सरकार ने बेहद सख्ती दिखाई है, घटनाएं बिल्कुल लगभग खत्म सी हो गई। तो ये और इसके साथ उठने वाली और भी जो चुनौतियां हैं, जो एक जो इलीगल लोग घुसे हुए हैं भारत के अंदर, कौन उनके पीछे ताकतें हैं, हर कोई इसको जानता है अपने अपने हिसाब से। तो इस समूचे समस्या को किस तरीके से केंद्र देखिए टैकल कर रहा है या इस चुनौती का वो सामना कैसे कर रहा है। जो संघीय संरचना में जिसमें कि सरदार पटेल का बड़ा योगदान रहा है, कि जिसको आप केंद्रीय सेवाएं कहते हैं, तो प्रांतों में केंद्र के अधिकारी और उनकी शक्तियां, और प्रांत में स्वयं के क्या अधिकारियों का जो सम्मिश्रण होगा उनकी शक्तियां, इस ताने बाने को बनाने का काम संघीय व्यवस्था में आधुनिक भारत में सरदार पटेल के द्वारा किया जा रहा है। आप देखिए वो कितने बड़े भविष्य को देख रहे हैं। स्टेट्समैन जिसको राजनेता कहा जाता है या अंग्रेजी में स्टेट्समैन कहते हैं। बिल्कुल, मैं आता हूं एक बार और आपकी तरफ। डॉक्टर श्री प्रकाश हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और है जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मनमोहन सिंह के समय में ये कहा गया था, डॉक्टर साहब के समय में, कि देश के 23% भूभाग पर नक्सली समानांतर सरकार चला रहे हैं। बस्तर जैसे इलाकों में तो एक तरह से एक स्थिति ये लागू कर दी गई थी कि बाहरी लोगों को वहां पर आने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। इसका मतलब एक सेपरेट एक सिस्टम चल रहा था। वो सिस्टम को भारत के गृह मंत्रालय ने डेडलाइन दे दी है। मतलब जो सेंध लगाने वाला जो एक बहुत बड़ा ये समूह था, वो एक तरह से देश से वो समाप्त होने जा रहा है। कश्मीर की समस्या को लेकर के डॉक्टर हिमांशु ने वो स्पष्ट कर दिया, आपने भी, वहां पर भी चीजें क्लियर हैं। क्या अभी भी आपको कुछ लगता है कि कुछ थ्रेड्स अभी भी बाकी हैं? देखिए, एक जमाने में रेड कॉरिडोर काठमांडू से लेकर के नीचे तक, कलिंग तक, ये एक कल्पना रहती थी। बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को बधाई दूंगा, माननीय गृह मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उनके दृढ़ रिजॉल्व ने
इस समस्या को लगभग समाप्ति की तरफ पहुंचा दिया है। और जिस तरह से उन्होंने 2 दिन पहले ही बचे हुए नक्सलियों को हथियार डालने के लिए आह्वान किया है, मुख्यधारा में आने के लिए कहा है, उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपने देखा भी होगा, आपने वो न्यूज चलाई भी नक्सलवाद होगी। के खात्मे की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। ये बिल्कुल। राष्ट्रीय एकता में कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बड़ा योगदान ये देश के लिए होने वाला है। अभी आपके माध्यम से बताऊं, एक सीआरपीएफ का कमांडेंट या अधिकारी वहां छोटे से टेंट में वहां के बच्चों को कुछ कार्टून फिल्म दिखा रहा है अपने मोबाइल पर। उन बच्चों की खुशी देखते ही बनती है। ना वहां बिजली पहुंची, ना वहां पर सड़कें पहुंची, ना वहां स्कूल बनने दिए गए। जो भी विकास के कार्य सरकार के द्वारा किए जाते थे, इन नक्सलियों के द्वारा उसको रोकने का, उसको हर तरह से नुकसान पहुंचाने का, उसको जलाने का, मारने का, काटने का प्रयास किया जाता था। अभी छठ का त्योहार संपन्न हुआ है। उस बेल्ट में छठ का त्योहार कोई नहीं मनाता था, और उस बक्सर की बेल्ट में भी लोगों ने सोनभद्र की बेल्ट की तराई के क्षेत्रों में भी जहां लोग नहीं मनाते थे, वहां पर भी बहुतायत संख्या में लोगों ने अपने तीज त्योहारों को मनाना शुरू किया है। ये बहुत बड़ी सफलता है। बहुत बड़ी सफलता है। डॉक्टर हिमांशु, एक सवाल ये भी बनता है कि आप जिस संस्थान से आते हैं वहाँ पर देश के होनहार जो है वहाँ उनको एक तरह से उनको भी ट्रेंड किया जाता है। जो एजुकेशन है वो हमारी राष्ट्रीय एकता में कितना बड़ा टूल साबित हो सकती है, और उसमें हमें और कुछ क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हम एक बहुत मजबूत ढांचा या मजबूत राष्ट्रीय एकता का एक मजबूत कवच इस नेशन के चारों तरफ हम बिल्डअप कर सकें। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, निश्चित रूप से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शोध संस्थान है। ये जो समस्या है, ये समस्या 1 या 2 दिन की नहीं है। और खासकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के पश्चात जो परिवर्तन शुरू हुए हैं, उन परिवर्तनों को देखते हुए, क्योंकि उनसे मैं जुड़ा हुआ भी हूं, स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आने वाली जो पीढ़ी होगी, उस पीढ़ी के अंदर जिस प्रकार की शिक्षा से उसका विकास होगा, उस विकास का स्वरूप बिल्कुल भिन्न होगा जो अब तक चुनौतियां सामने आती रही हैं। मैं इतिहास विषय से आता हूं, और भारतीय इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके कि मैं ये कहूं कि देश के 140 करोड़ जन जो हैं वो उसके स्टेक होल्डर्स हैं। हर कोई इतिहास को अपनी तरफ से देखने का काम करता है, लेकिन जिस व्यापक रूप से ये इतिहास के साथ छेड़खानी की गई और जो उसकी प्रस्तुति की गई, तो आने वाले समय में सिर्फ 3 चीजें अगर इसमें से परिवर्तित होंगी या हो रही हैं, जो मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूं, कि पहला, भारतीय इतिहास की जो प्रस्तुति है वह किसी कीमत पर जियो राजनीतिक आधार पर नहीं की जा सकती। उसकी प्रस्तुति जियो सांस्कृतिक होनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता का इतिहास निरंतरता में है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको टूटने जैसा कोई एक खंडकाल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, भारतीय इतिहास को खंडकाल से बाहर निकालिए, क्योंकि आप खंडकाल में ले जाते हैं तो आप यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि इस काल में या जितनी हमारी परंपराएं जो महाभारत काल से चली आ रही थी, और भी तमाम प्रकार की जो हमारी संस्थाएं थी या हमारा दर्शन था, वो खत्म हो गया सब 1206 में। बिल्कुल नहीं, निरंतरता है, कहीं खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए खंडकाल में भारत के इतिहास की बात नहीं होगी। और तीसरा, भारत का इतिहास कभी ये खंड नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक अखंडता है, अखंडता है, निरंतरता है उसके अंदर। और तीसरा कि हमारा इतिहास पश्चिम की तरह दिल्ली केंद्रित नहीं हो सकता। ये उस देश का इतिहास है
जिसको कि भारत खंड उपमहाद्वीप कहा जाता है और जिसका 7,000 वर्ष से इतिहास पूर्ण रूप से मौजूद है, और उसको आप इस खंड काल में बांट करके पढ़ने का काम नहीं कर सकते, बिल्कुल। क्योंकि निरंतरता है उसमें। इसलिए जब ये जाएगा आने वाली पीढ़ी के जहन में और उसको ये चीज समझ में आएगी, तो स्वतः परिवर्तन दिखाई देने शुरू हो बिल्कुल, ये स्वतः परिवर्तन दिखाई देगा। और एक आखिरी सवाल, डॉक्टर श्री प्रकाश हमारे साथ हैं ही। डॉक्टर श्री प्रकाश जी, एक तो सिंबॉलिक है रन फॉर यूनिटी, ठीक है, ये प्रतीकात्मक हैं ये चीज़ें, लेकिन 1, 2, 3, 4 कोई उपाय और उसमें जोड़े जाएं, ऐसा अगर आपको कुछ लगता है तो हमें ज़रूर बताएं जाते जाते। देखिए, सिंबॉलिक नहीं है, मैं इसको सिंबॉलिक नहीं मानता हूं। हाँ। जो विद्यार्थी या शिक्षक या समाज का व्यक्ति रन फॉर यूनिटी की टी शर्ट डाल करके या उसके फ्लैग के तहत जब वो इस आयोजन का हिस्सा बनता है तो उसका राष्ट्रभाव हिलोरे मारने लगता है। में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना जो है वो प्रफुल्लित होने लगती है, प्रज्वलीयमान हो जाती है। वो प्रयास उसके चिंतन में भारत केंद्र में आने लगता है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार का ये जो प्रयास है, सरदार पटेल के 150वीं जयंती के माध्यम से रन फॉर यूनिटी का या श्रेष्ठ भारत के विकसित स्वरूप को जनता के पास स्वप्न के रूप में या संकल्प के रूप में देने का, एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को सृजित करने का, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, सरकार ने बहुत सकारात्मक काम किए हैं। लगातार कोई विचार दे देना, नीति बना देना, उससे काम नहीं चलता है। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल और उसका भारतीयकरण, जिस तरफ प्रोफेसर हिमांशु आपको ले चल रहे थे, उन सब को अगर ध्यान दे दिया जाए तो विकसित होने में, हमारी ताकत बढ़ने में, और हमारा जो युवा है उसको केंद्र में रख करके जब हम उसको एक अच्छा नागरिक बनाते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं, देशभक्त। मैं जब सिंबॉलिक होने की बात कर रहा था तो उन उपायों में जो ये बात आपने जैसे कही कि हम अपने युवा को एक तरह से उसको जिम्मेदार नागरिक के तौर पर गढ़ें, ठीक है, अगर हम उसे गढ़ पाते हैं तो वास्तव में हम राष्ट्र को गढ़ रहे होते हैं। तो ये सारी बातें हैं। ऐसे कुछ और गंभीर उपाय जो है शायद हम कर पाएंगे, तो जाहिर तौर पर जो 2047 तक की यात्रा है, ये यात्रा बहुत दिव्य होगी, बहुत भव्य होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आधा घंटे तक हमारे दर्शकों का, इस राष्ट्र का मार्गदर्शन किया। और कुल मिलाकर अगर हम कहें, और आप अगर केवड़िया जाएं जहां पर सरदार पटेल की विश्व में जो मूर्तियां हैं, वो सबसे ऊंची मूर्ति अभी भी वो सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में वहां पर खड़ी है। जब आप उसके पास जाकर खड़े होते हैं तब आप पाते हैं कि आप सरदार पटेल के जो नाखून हैं, कहीं आपका कद वहाँ पैरों तक आकर ठहर जाता है। और यही एक तरह से स्थिति भी है, यही रियलिटी भी है। सरदार पटेल का कद, भारत के उस सरदार का कद इतना ही विशाल है, और आपको और हमें इस बात में गर्व करना चाहिए कि हम उनके पैरों तक भी आ पाते हैं। और इसी को स्पर्धा मान करके अगर देश का हर नागरिक अपने कद को बढ़ाने की कोशिश करे तो जाहिर तौर पर जो विकसित भारत की यात्रा है ये सफल होगी। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।